ये वाला खुरापाती सीन आज से 6 साल पहले हुआ था डब्ल्यू में। और आप मुझे बताना कि आपकी इससे रिलेटेड क्या मेमोरी है। तो ये वो सेगमेंट है जब बैक स्टेज रोमन रेंज जा रहे होते हैं भैया, और उनके ऊपर पता नहीं बहुत सारा सामान, कुछ प्रोडक्शन वाले जो बॉक्सेस हैं, एक पता नहीं कुछ जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो गिर जाता है और उस पर फिर स्टोरी लाइन ही बन जाती है। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो वही स्टोरी है ना, जहाँ पे बाद में फिर ये बडी मर्फी के पीछे पड़े होते हैं, फिर वहाँ पे डैनियल ब्रायन भी आते हैं, फिर वहाँ पे रोवन वाली पूरी स्टोरी चल रही होती है। अब देखो ये चीज़ें आजकल डब्ल्यू में होती नहीं है, और थोड़ी अटपटी चीज़ तो ये देखो थी उस टाइम पे। ये कह नहीं सकते कि ये स्टोरी लाइन में बहुत कुछ ऐसा डाल दिया था उन्होंने कि भाई मज़ा ही आ गया था। मतलब यूनिक बनाने के चक्कर में थोड़ा उल्टा पुल्टा था, लेकिन पता नहीं क्यों इसको देख के मुझे अब ऐसा लगा कि अब की डब्ल्यू में ऐसी जो खुरापाती और वियर्ड चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती हैं। ऊपर से एक तो इसको जिस तरीके से फिल्म किया था इस पूरे सेगमेंट को, जैसे उस टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे जो कैमरा कट्स हैं वो होते थे। तो आपकी इस सेगमेंट से क्या मेमोरी है? और 6 साल पहले भी इस सेगमेंट को कवर किया ही था हमने चैनल पे, क्योंकि ये चैनल चल रहा है ऑलमोस्ट 8 सालों से। तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। सबसे पहले भाई पॉल हेमन का रिएक्शन आ चुका है उस ब्रॉन्सन रीड ने जो जूता चुराया था रोमन रेंस का। तो यहाँ पर उन्होंने इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी में कैप्शन डाल के लिखा है कि ब्रॉन्सन रीड इज स्कूल यार्ड बुलिंग द ट्राइबल चीफ। यानी कि ये उन्होंने थोड़ी बुली वाली चीज़ से इसको जोड़ दिया कि कैसे ब्रॉन्सन रीड का जो एक्ट है वो एक बुली है। उन्होंने मतलब थोड़ा सा नीचा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करी है उन्होंने रोमन रेंस को। वैसे अब तो समर स्लैम आने ही वाला है, जस्ट ये टैग टीम मैच इनका होगा, वहाँ पे बदला लेने का अच्छा चांस है। लेकिन मानना पड़ेगा वैसे पॉल हेमन के कैरेक्टर को कि एकदम से वो बंदे ने अपनी जो जो अंदर की इंटरनल जो चीज़ें हैं उसको ऐसा चेंज किया कि वो काफ़ी नेचुरल लगता है देख के। अब ऐसा लग भी नहीं रहा कि कभी ये पॉल हेमन जो है रोमन रेंस के साथ भी था। तो ये होता है जब तुम अपना कैरेक्टर बेस्ट तरीके से प्ले करते हो। ड्रू मैकिंटायर के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई वो जो है फंस गए हैं, उनका कुछ पासपोर्ट वाला सीन चल रहा है, और शायद उनका जो टैग टीम मैच है समर स्लैम का उसके ऊपर भी थोड़ा सा खतरा बन रहा है। लेकिन अब ड्रू मैकिंटायर ने अपडेट दी है और यहाँ पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी है। पहले वो थोड़ा सा ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे कि भैया उनका शायद नहीं बन पाएगा समर स्लैम का मैच, लेकिन अचानक से पीछे से लोगन पॉल निकल के आते हैं जो कि बताता है कि वापस आ चुके हैं वो यूएस में। और क्योंकि मिज ने ये बोला था ना कि अगर ड्रू मैकिंटायर नहीं आ पा रहा लोगन पॉल तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, तो उसके ऊपर उन्होंने एक टैग दे दिया मिस को और उन्होंने बोला मिशनरी माइक, मिशनरी मिस करके वो उनको बोलते हैं, जो कि उनका रियल लाइफ वाला नेम भी है। मिशनरी नहीं, माइक वाला जो उनका नेम है वो रियल लाइफ वाला है। तो ड्रू मैकिंटायर को पसंद नहीं आया, भाई मेरी जगह कोई कैसे ले लेगा, और मैं वापस आ गया और अभी टैग टीम मैच होगा। बाकी उन्होंने थोड़ा सा फ्लेक्स भी कर दिया लोगन पॉल का कि जो जेली रोल है उससे ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं लोगन पॉल के, और इसने जुगाड़ उगाड़ करके जो है मुझे लेके आ गया। मेरे को ऐसे हजम नहीं हो रहा कि ड्रू मैकिंटायर का जो कैरेक्टर है वो लोगन पॉल के साथ है कैसे, क्योंकि मैं तो इनको बिल्कुल ऑपोजिट ही देखता हूँ। बिल्कुल भले ही दोनों हील हैं, लेकिन लोगन पॉल का गिमिक थोड़ा वो अजीब सा टाइप का है और ड्रू मैकिंटायर का थोड़ा सैवेज सिग्मा टाइप का है। लेकिन अब इनको टैग टीम मैच करना पड़ रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ड्रू मैकिंटायर अपने एक पॉडकास्ट में वीडियो में ओपन अप होंगे इस चीज़ के बारे में और बताएंगे कैसे मुझे मैच करना पड़ा था ये लोगन पॉल के साथ टैग टीम करके और जेली रोल वाला, जबकि मेरे साथ और पता नहीं क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती थी। क्योंकि अगर कुछ ड्रू मैकिंटायर के साथ गलत होता है वो ज़्यादा टाइम लगाता नहीं है भाई, कुछ महीनों के अंदर ही वो सारी उसकी जो राम कहानी है वो सोशल मीडिया पे आके बोल ही देते हैं। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शायद आने वाले महीनों में हो सकता है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स की फ्यूड लोगों का बहुत अलग अलग ओपिनियन है इसके ऊपर, कुछ को बहुत पसंद आई है, कुछ को नहीं पसंद आई है। मेरे नज़र में तो भाई ये है ऐसी फ्यूड जिसको हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि लगातार 2 रेसलमेनिया मेन इवेंट इसने किया है। तो अब जब कोडी रोड्स से ये पूछा कि भाई आपका फेवरेट मैच कौन सा है, तो आप शॉक हो जाओगे, उन्होंने रेसलमेनिया का मैच का ही नाम लिया जो कि अगेंस्ट था रोमन रेंस के। बट ये वो रेसलमेनिया नहीं है जहाँ पे कोडी रोड्स चैंपियनशिप जीते थे, ये वो रेसलमेनिया है जहाँ पे कोडी रोड्स हारे थे रोमन रेंस के सामने एट रेसलमेनिया 39। और यहाँ पे वो रोमन रेंस के चोक की बात करते हैं कि जब रोमन रेंस ने मुझे चोक में फंसाया था, तो चोक ऐसा मूव है जहाँ पे ऐसा लगता है जैसे हेडलॉक और चिन लॉक वाला होता है ना कि उसमें क्राउड का इतना इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन उन्होंने बोला कि जैसे ही मैं चोक से बाहर निकला और जिस तरीके से वो पूरा स्टेडियम फटा था, मेरे पीछे लोग लगे हुए थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि किक्स एंड फ्लिप से वो कहते हैं कि ऐसा कोई बड़ा तगड़ा मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर तो रिएक्शन आता है। लेकिन अगर इसके ऊपर भी रिएक्शन आया
तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील किया उस मोमेंट पे। मैं भले ही हारा और उसके बाद रोमन रेंस जीत गया वो मैच, में टाइटल वहाँ पे जीत नहीं पाया था, लेकिन स्टिल उसी मैच को कोडी रोड्स कहते हैं कि वो उनका फेवरेट मैच है रेसलिंग का। तो ये एक डिफरेंट चीज़ सुनने को मिली और इससे पता चलता है कि भले ही हमारे नज़रिए से हम ऐसे देखते हैं कि भैया कौन बंदा मैच जीता है या हारा है, उससे ज़्यादा उस मैच में और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कि कोडी रोड्स की नज़र में ये वाला कि वो चोक से बाहर निकल के जो मुझे रिएक्शन मिला वो बताता है कि कैसे लोग मुझे कितना सपोर्ट कर रहे थे और उस वजह से वो मेरे फेवरेट मैच में है। कल ही हम बात कर रहे थे WWE की अनरियल डॉक्यूमेंट्री के बारे में, तो मैंने बोला भी था कि काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन भी है इसको लेके। डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी है और इसकी डॉक्यूमेंट्री चैनल पे भी आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन ट्रिपल एच ने क्या बोला इसके बारे में, वो कहते हैं कि देखो मुझे पता है कि क्रिटिसिज्म है इसके अराउंड की, लोग बोलेंगे यार ये जो चीज़ है वो बाहर निकल के नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं। बट ट्रिपल एच ने बोला कि अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें इस वजह से नहीं कर रहे कि तुम डरते हो, तुम अफ्रेड हो उन चीज़ों से, तो भाई लोग तो उसे क्रिटिसाइज करेंगे ही। और वो ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री आने की वजह से जो रिस्पेक्ट है, जो लोगों को रियलिटी पता चलेगी अंदर की कि कितना हार्ड वर्क आता है, तो वो एक हमारे लिए अच्छी ही चीज़ है। तो ट्रिपल एच का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखने का ये है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है धीरे धीरे ट्रिपल एच भी थोड़े थोड़े उस तरीके की थिंकिंग के बनते जा रहे हैं कि भैया हमें तो जो करना है वो करेंगे, बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचे, जो कि सही भी है बट ये कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो ये मतलब लोग अपना वैसा कनेक्शन नहीं फील कर पाते ट्रिपल एच से कि ये हमारा बंदा है, क्योंकि जिस टाइम तक विंस मैकमैन थे तब तक ऐसा था कि भैया ट्रिपल एच आ जाए, ट्रिपल एच आ जाए, ये बंदा सही है। क्योंकि NXT का उनका जो रन है, जब वो चीज़ें बुक कर रहे थे तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। अब लेकिन लोगों के ओपिनियन काफ़ी चेंज हो चुके हैं और ये होना भी होता है। कोई इंसान बहुत टाइम तक आपका फेवरेट रहे ये थोड़ा मुश्किल ही है। तो अब लोगों ने वो जो चीज़ें हैं ट्रिपल एच के बारे में उस तरीके से सोचना बंद कर दिया है। एक वीडियो आती है CM पंक की और भाई बहुत ही ज़्यादा फनी है। आपको पता होगा ब्लाइंड रैंकिंग क्या होती है, जहाँ पे बस आपको नाम दिए जाएंगे और आपको 1 to 10 को रैंक करना और आपको ये नहीं पता कि अगला नाम कौन सा हो सकता है। जरा आप यहाँ पे CM पंक की रैंकिंग देखो, नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक। 10 तो भाई जैसी गोल्डबर्ग का नाम लिया ना, उन्होंने सीधा गोल्डबर्ग को 10 पे डाला। बाकी नंबर 1 पे उनका मिज है और नंबर 2 पर है ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर भी आया नंबर 2 पे, ऐसे कि लास्ट के 2 स्पॉट बचे थे। तो उसके बाद बोला अच्छा ठीक है इसको मैं नंबर 1 पे तो फिर भी नहीं डालूंगा, लेकिन लास्ट में पता चला कि जो नंबर 1 बंदा है वो मिज आता है। बाकी उनकी रैंकिंग में आप नीचे और भी देख सकते हो, उन्होंने रॉक, रोमन रेंस, जॉन सीना, इन सबको भी रैंक किया हुआ है। तो जस्ट एक फनी सी वीडियो थी। और इसमें ये जो CM पंक है ना, जब मैं इस वीडियो को देख रहा था बिल्कुल ऐसी वाइब दे रहे जैसे अंकलों वाले की, अच्छा ऐसा है, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे ज़्यादा पता नहीं है। तो बस ऐसा लगा तो शेयर कर दिया मैंने। चलो मेन मुद्दा तो हमारा समर स्लैम का ही है। तो समर स्लैम का क्या है सीन, तो भाई 47,500 से ज़्यादा जो टिकट्स हैं WWE उसको बेच चुकी है नाइट 1 के लिए, और नाइट 2 के लिए मामला 50,000 से ऊपर जा चुका है। भले ही आप बोल लो कि समर स्लैम की वाइब नहीं आ रही, लेकिन भाई बहुत तगड़ा ये शो होगा ऐसा लग रहा है देख के। क्योंकि अगर आप नज़रें ऐसे दौड़ाओगे कि कोडी रोड्स, जॉन सीना, CM पंक, गुंथर, रैंडी ओर्टन, ये सारे सुपरस्टार्स फीचर और रोमन रेंस से फीचर और भाई कितना बड़ा शो है। बट अगेन हाँ कह तो सकते हैं कि वाइब वैसी आ नहीं रही है, तो सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़ी और तगड़ी चीज़ें डिलीवर होंगी। लेकिन कल जो मैंने आपको थोड़ा हाइप वाइप कर दिया था ना समर स्लैम के स्टेज के लिए, आई थिंक मुझे अपनी बातें वापस ले लेनी चाहिए। क्योंकि अब जो थोड़ा सा स्टेज उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, ये पूरी की पूरी रेसलमेनिया 35 वाली वाइब दे रहा है, जहाँ पे बस एक जायंट सी LED स्क्रीन थी और उसके अलावा स्टेज के ऊपर कुछ मेहनत हुई नहीं थी। तो लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उनको बस इतनी नीचे LED ये स्क्रीन ही लगानी थी ऐसी वाली जो आप फोटो में देख भी रहे हो, तो ये ऊपर जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, क्या अभी भी इसमें कुछ और बनने वाला है? क्योंकि फिर वो उतना ऊपर तक उन्होंने लगाया क्यों है, वरना तो फिर वो नीचे तक भी रह सकता था। लेकिन फिर अगेन कंस्ट्रक्शन वाले नज़रिए से देखें तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि ताकि वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए जो भी उनको करना होगा। बट अगर ये सिर्फ एक LED सी स्क्रीन है तो फिर बोलेंगे कि हाँ भैया हम सही ही थे कि WWE ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने नहीं वाली है और बस जितना हमको थोड़ा बहुत दिखेगा उसमें ही हमको खुश हो जाना चाहिए। एक क्लिप अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था, सरफेस हो रही है, ऑब्वियसली मैं तो आपको फोटोज़ के थ्रू दिखाऊंगा। ये मंडे नाइट ड्रॉ की है, जब वहाँ से वो एग्जिट करते हैं और जरा यहाँ पे देखो थोड़ा स्वैग में निकलने के चक्कर में CM पंक के क्या लगी है पीछे, मतलब ऐसे उनका जो बम है वो बिल्कुल रिंग
रिंग एप्रन पे जाके लगता है, तो लोग अब इसको सर्कुलेट कर रहे हैं कि भाई ये बंदा, अरे इसके तो अब जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी चलेगी। हम कहाँ इस बंदे को देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा। अगर ये बंदा अपने आप को इंजर्ड होने से बचा ले तो वही एक बड़ी बात हो जाएगी। खैर मैं इसको ऐसा नहीं देखता, लोग तो ऐसे पर्टिकुलर कोई भी एक चीज़ के ऊपर पकड़ के टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जो कि आजकल इंटरनेट पे एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो चुकी है। तो अब वो तो जब मैच होगा इनका तभी देखेंगे, बाकी प्रिडिक्शंस वाली वीडियो भी आएगी, तो उसके लिए भी चैनल के साथ एकदम चिपके रहना। लेकिन मैं आपको आज AEW डायनामाइट के शो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ से कुछ मूवमेंट्स निकल के आते हैं, जैसे डार्बी एलन का, ये आप फोटोज़ में देखो भाई, पता नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं पता ये चल कहाँ रहा है। मेरे को तो पहले लगा है जेरिको का वो जो क्रूज़ वाला शो था वहाँ से कर रहे हैं, फिर से उन्होंने शुरू किया। ये किसी को पता है तो बताना, ये कहीं तो किसी अलग जगह से ही डायनामाइट का जो शो है वो चल रहा था, और यहाँ पे बालकनी से डार्बी एलन ने जंप करी। इसके साथ भाई एक तगड़ा स्पॉट क्रिश्चियन केज का भी था, और यहाँ पे आप देख सकते हो निक वेन और किप सेबियन ने बिल्कुल उनके बीच में फंसा के कॉन्चर्टो जो मारा है, इसको वैसे अच्छा खासा उन्होंने पॉपुलर कर दिया। जब भी इनको सीरियस स्पॉट दिखाना होता है ये वाला सेगमेंट कर देते हैं। एक तगड़ा वाला बॉच भी हुआ भाई यंग बक्स के लिए, और ऐसी गलतियाँ तो मैं करूँगा भाई अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। तुम ब्रॉडकास्टिंग एक पूरा शो हो, मतलब ब्रॉडकास्ट तुम इसको करते हो, ये टीवी पे आता है, यहाँ पे जो 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 फिलर टेक्स्ट होता है ना वही रह गया। यंग बक्स का ना यहाँ पे नाम लिखा है ना उनका सोशल मीडिया, सिर्फ लिखा है टैलेंट नेम एंड सोशल मीडिया। तो जो भी बंदा है प्रोडक्शन से उसने जो है नाम डालना है वो भूल गया यंग बक्स का और उनके सोशल मीडिया हैंडल का, जो कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे बेस्ट बॉचेस में से है। चलो रिंग में तो आपको बहुत सारे बॉच दिख जाते हैं, लेकिन ऐसा वाला बॉच दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा फनी लगता है। एंड आज शो पर जो है जॉन मॉक्सली को मौका मिला था AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का, और वो जीत नहीं पाया। लेकिन ये स्पॉट बहुत तगड़ा था जो कि इन्होंने पाइल ड्राइवर लगाया है स्टील स्टेप्स के ऊपर। ये तो मुझे लगता है भाई कई बार इनको सोच विचार कर लेना चाहिए थोड़ा, क्योंकि एक ही शो में ऐसे ऐसे स्पॉट डाल देते हैं, लगता है कि भाई कल से आके भी तुमको रेसलिंग करनी है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे करोगे तो भाई जो तुम्हारी रेसलिंग या जो लॉन्जेविटी की बात होती है डेफिनेटली उसके ऊपर तो तगड़ा वाला इम्पैक्ट पड़ता है। और इतने कुछ वीडियोस से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि समर स्लैम के जो मैचेस हैं उनको रैंक किया जा रहा है, तो फाइनली ये सीरीज़ अब हो चुकी है ख़त्म। और जो ग्रेटेस्ट समर स्लैम मैच WWE ने फीचर किया है नंबर 1 पे, वो है ब्रिटिश बुलडॉग वर्सेस ब्रेट हार्ट का। आप में से कितने लोगों ने मैच देखा है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आज की वीडियो यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।